नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल जी। भुजबल जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जितेंद्र जी, नमस्कार। बताइए। भुजबल जी, अब बस चंद ही दिन बचे हैं जब आखिरी चरण का मतदान महाराष्ट्र में होने वाला है। आपकी नज़र पूरे महाराष्ट्र पर है, जगह जगह से आपको फीडबैक मिल रहा है, आप खुद भी कई जगहों पर घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपका जो गठबंधन है महायुति का कैसा परफॉर्म करेगा, कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? मैं समझता हूँ कि महायुति का गठबंधन जो है ना, वो बहुत अच्छे रूप में जो है उभर कर आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर है, ऐसा मैं नहीं समझता कि सारे कुछ ठीक ठाक है, मगर जिस ढंग से मोदी साहब ने जो मीटिंग्स ले रही है, बड़ी बड़ी रैली मोदी साहब की हो रही है एक के बाद एक, और बहुत मेहनत कष्ट जो है खुद मोदी साहब उठा रहे हैं, और उस पर से जो है ना वो लोगों के जो सवालों पर जो है ना भाष्य कर रहे हैं। तो इससे जो जो थोड़ा बहुत किंतु परंतु जो है वो निकल जाता है। और ठीक है, अभी 2-4 सीट इधर इधर हो जावे, कभी ज़्यादा आवे कभी कम होवे, मगर कुछ बहुत नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन भुजबल साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 5 सालों में जो घटनाक्रम हुए, जिस तरह से दो बड़ी पार्टियां विभाजित हो गईं, आपकी अपनी पार्टी विभाजित हुई, शिवसेना विभाजित हुई, तो जिस धड़े को नुकसान हुआ, जैसे कि शरद पवार जी का खेमा या फिर उद्धव ठाकरे जी का खेमा, जो आपके विरोध में है, जो इस वक्त महाविकास आघाड़ी में है, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं इन नेताओं के प्रति एक सहानुभूति का भी फैक्टर है जो महायुति के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि सहानुभूति तो होगी ही, मगर सहानुभूति का जो रूपांतर जो है वो वोट में कितना बदलेगा। और बात यह है कि इनके पास जो एमएलए थे, एमपीज थे, जो इनके ऊपर जो इनकी पार्टी जो है सामने ताकतवर दिखती थी, वो सारे के सारे तो इधर आ गए। तो वहाँ जो है इतने थोड़े समय में जो है एक फिर से एक नई पार्टी खड़ा करना, मतलब नई लीडरशिप खड़ा करना, वो उद्धव ठाकरे हो या पवार साहब हो, तो इतना आसान तो नहीं है ना। सारे एमएलए और एमपी तो निकल गए, तो क्या, जो शिवसेना के तो सारे ऑलमोस्ट ऑल, और हमारे तो 4 ही थे, उसमें जो ये तटकरे वगैरह तो आ गए, और एमएलए तो जो है बहुत सारे आ गए। तो ये जो है आखिर गांव-गांव में लोगों के तरफ कौन जाता है, लोगों के नज़दीक कौन जाता है, कौन वोट लाता है, कौन प्रचार करता है, तो यही लोग करते हैं ना, जो एमपी है या एमएलए है, और उनके नीचे एमएलए के नीचे जो जिला परिषद के लोग होते हैं और दूसरे कार्यकर्ता, वो तो सब इनके साथ है ना। फिर कार्यकर्ता भी तो चाहिए ना काम करने के लिए, तो इतने थोड़े समय नए कार्यकर्ता कहाँ से बनेंगे। तो ये है सहानुभूति। और मीटिंग में क्या है कि भाई कौन क्या बोलता है, किसका क्या भाषण है, लोग सुनने के लिए भी आते हैं। कौन किसी के ऊपर कैसे टिप्पणी करता है या कैसे लक्ष्य करता है, या कुछ जोक्स करते हैं या और कुछ करते हैं, तो लोग तो सब मीटिंग में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वोट्स मिलेंगे। वोट्स तो जो है महायुति ने काम भी बहुत हमने तगड़ा किया। मुझे उधर भारत सरकार ने की वो बात अलग है, मगर यहाँ भी जैसे कि आप नागपुर से आते हैं इधर, कितने 5-6 घंटे में इधर पहुँच जाते हैं। तो ये समृद्धि महामार्ग है। मुंबई में आप देखो क्या जितना जो है वो कोस्टल एरिया वगैरह निकला है, ये रोड निकला है, वो कितना अच्छा है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है अलग अलग अलग, ये बहुत सारी हुई है। तो वो लोगों के सामने है ना कि भाई ये लोग डेवलपमेंट करते हैं, काम करते हैं, लोगों में जाते हैं। भुजबल साहब, लेकिन आपने काम की बात की, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जो इस चुनाव में देखा जा रहा है वो है जाति का फैक्टर। और एक तरह से ये कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव ओबीसी वर्सेस मराठा भी हो रहा है और कई सीटों पर जो है इसका असर देखने मिलेगा, और इसमें कहीं ना कहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि महायुति को इसका नुकसान हो सकता है।
ऐसे है ना कि आखिरकार महायुति के भी बहुत सारे लोग जो उम्मीदवार वो मराठा ही है। अब ये तो यहाँ का जो है नासिक का मराठा है। आगे चलो तो भारती पवार वो तो रिजर्व कैटेगरी है। उसके बाद में डॉक्टर भामरे मराठा है। आगे जाएंगे वाघ, ये बहन खड़ी थी मराठा है। तो महायुति के भी तो बहुत सारे लोग उधर जाएंगे, ये संभाजी नगर औरंगाबाद तो भुमरे है, दानवे है, ये कौन है मराठा। तो ये महायुति में मराठा तो है ही, यही मराठा लोग हैं। तो थोड़ा बहुत जो है ये ओबीसी का इधर उधर परिणाम होता है। बाकी लोग फिर मराठा रैली के हैं, मगर जब पार्टी की बात आती है तो किसी न किसी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। ओबीसी की भी रैली हमारे लाखों लोगों की हुई, पर वहाँ भी जब पार्टी की बात आती है तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए, वो कांग्रेस के हैं, फिर वो बीजेपी के हैं, वो शिवसेना के हैं, मगर ओबीसी नाम पर वो सब हमारे तरफ आते हैं। वैसे मराठा नाम पर वो कुछ लोग वहाँ जाते हैं, और उनकी पार्टियाँ जो है अलग अलग है। भुजबल साहब, एक सवाल ये भी है कि अगर नासिक सीट की बात की जाए तो यहाँ पर हेमंत गोडसे जो कि शिवसेना के हैं, उनका नाम घोषित करने के पहले तक कई दिनों तक गतिरोध चल रहा था, खींचतान चल रही थी एनसीपी और शिवसेना के बीच में। एनसीपी चाहती थी कि यहाँ से आपको उतारा जाए, जबकि शिवसेना अपने 2 बार के सांसद हेमंत गोडसे को फिर से एक बार टिकट दिलाना चाहती थी। इस गतिरोध के बाद अब आप मौजूदा स्थिति क्या देखते हैं? और दूसरा ये कि आपकी अपनी मर्जी क्या थी, क्या आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे? देखिए, मैंने बिल्कुल चुनाव के लिए उम्मीदवारी की मांग नहीं की थी, टिकट नहीं मांगा था, ना ही एनसीपी पार्टी ने मेरा नाम लिया था। वो उन्होंने कहा हमको, प्रफुल्ल पटेल था और अजीत पवार, इन लोगों ने, कि भाई हम लोग जो मीटिंग में बैठे दिल्ली में सब लोग अमित शाह साहब के साथ, तो जब एक एक सीट के ऊपर चर्चा हुई, जहाँ वो मुख्यमंत्री भी थे, फडणवीस थे, सब लोग थे, बहुत सारे लोग, तो उसमें नासिक की बात आई तो अजीत पवार बोले कि वहाँ हमको दे दो, हमारे एमएलए भी है उधर। और तो बोले, उन्होंने कहा कि कौन है उम्मीदवार, तो अजीत भाई बोले, अजीत पवार जी, कि भाई हमारे पास वो समीर भुजबल जी हैं जो 2009 में सांसद रहे हैं। तो उनका जो मुझे बोल रहे थे अजीत पवार, तो अमित भाई बोले कि नहीं, वहाँ जो मिनिस्टर भुजबल है वो लड़ेंगे। इसके ऊपर शिंदे साहब बोले कि भाई हमारा सिटिंग है उधर, कौन है, गोडसे है। तो ठीक है, अमित भाई बोले उनको भेज दो, मैं उसको समझाता हूँ। तो अब उसके बाद कोई कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब जो है भुजबल साहब आपको ही लड़ना है। तो मैंने जो इस बात को जो फिर से जो है रिकन्फर्म किया देवेंद्र फडणवीस से, भाई क्या है, तो बोले हाँ अमित भाई का और उन लोगों का दिल्ली का कहने कि आपको लड़ना है। तो सारी जगह से जो है बावन कोड़े ये वो सभी लोग, तो मैंने सीट मांगी नहीं थी, मगर पता नहीं कुछ कारण होगा कि उन्होंने मेरा नाम ले लिया, पता नहीं। मगर फिर जो 4 हफ्ते के बाद भी जब यहाँ जो स्थानिक लेवल पर नाम डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मैं समझा कि भाई ये जो 3 पार्टियाँ है उसमें जो है कुछ गड़बड़ शुरू है, खींचातानी शुरू है। और सामने वाला जो महाविकास आघाड़ी का जो वाजे है, 1 महीना काम कर रहा है तो लेट हो रहा है। तो मैंने फिर ये सोच लिया कि मगर मेरे वजह से कुछ बातें जो है वहाँ आगे नहीं बढ़ रही है, तो मैंने कहा कि भाई वो ठीक है, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। और मोदी साहब ने और अमित भाई ने जो विश्वास प्रेम मेरी तरफ दिखाया है, मैं उनका आभारी हूँ। मगर अगर आपस में अगर कुछ टकराव है तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। अब जल्द से जल्द जो है जिसका भी नाम लेना है ले लो, ताकि हम लोग काम करें। लेकिन आप मन बना चुके थे और आपने एक तरह से तैयारी भी शुरू कर दी थी चुनाव लड़ने की। बिल्कुल तैयारी तो, जैसे वो अगर सब जगह से बोले कि नहीं तुमको ही लड़ना है, तो
फडणवीस ये वो बावनकुळे वो भी, शिंदे ने भी जो ऐसे ही रिकन्फर्म कराया क्या। तो भाई बोला कि भाई ठीक है, काम शुरू कर दिया था। तो और ठीक है, अच्छे जो है मैं मतलब के लोग जो अच्छी तरह से जो है जुड़ रहे थे, क्योंकि बहुत अभी आपको पता है कि बहुत सारा काम नासिक में हम लोगों ने किया है। जैसे मुंबई नासिक रोड है, ब्रिज है, एयरपोर्ट है, और बहुत सारे मंदिर है, इनर रोड, आउटर रोड, पुणे रोड, ये फ्यूनिकुलर ट्रॉली, ऐसे कई जो है। तो लोग लोग चाहते थे कि भाई डेवलपमेंट के लिए भुजबल जी खड़े होते हैं। तो मराठा लोग भी आए, बिल्डर लोग भी आए, दलित मुस्लिम भी आए कि भाई हम तो घड़ी को वोट देना है और तुम हमारा काम कर दे, हम तुमको वोट देंगे। आदिवासी तो पहले से हमारे साथ है ही, और फिर ओबीसी 5.5 लाख वो भी हमारे साथ थे। तो पिक्चर जरा अच्छा था। मगर अगर हम जब एक जगह काम कर रहे हैं महायुति में 3 पार्टियां, तो मैं समझता हूँ किसी को मन दुख ना हो, क्या झगड़ा ना हो। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मेरे वजह से अगर ये सब रुका हुआ है तो मैं पीछे हट रहा हूँ, और अब आगे नाम बता दिए। अब उन्होंने जो है नाम गोडसे का बता दिया, तो हम सब लोग काम पर लग गए हैं। और यहाँ क्या 3 लोग जो है ना नासिक में, वो बीजेपी के एमएलए हैं, दूसरे 2 हैं वो एनसीपी के हमारे एमएलए हैं, और एक ही जो है कांग्रेस का है। तो 5 एमएलए हमारे हैं यहाँ, तो इसलिए हम ही जीतेंगे। एक सवाल आपसे सीधे जुड़ा हुआ है कि आप शरद पवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। 1991 में आपने शिवसेना छोड़कर उनके साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 1999 में जब उन्होंने कांग्रेस से बाहर निकलकर एनसीपी बनाई, तब भी आप उनके साथ में थे। आप उनके सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे, और जब आपने उनका साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ चले गए तो इस बात ने सभी को बड़ा चौंकाया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से आपने शरद पवार जी का साथ छोड़ा? क्या इसके पीछे, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है कि जो आपके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे, उससे प्रभावित होकर आपने इस तरह का फैसला लिया, या दूसरे कारण थे? आपने जितेंद्र ठीक कहा कि मैंने शिवसेना 25 साल के बाद छोड़ी। मंडल आयोग का जो भी रिपोर्ट आया वो मंडल आयोग लागू करना चाहिए। इस मामले पे मैंने शिवसेना छोड़ी, कांग्रेस में आया, कांग्रेस ने वो मंडल आयोग का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ किया। मैं पवार साहब के साथ रहा, मैं कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना, विपक्ष नेता। फिर पवार साहब जब कांग्रेस से बाहर निकले तो उनके साथ मैं भी निकला, और मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष रहा। और जब इलेक्शन हुआ तो हमारे कम आए, कांग्रेस से 2, 4, 5 ज़्यादा आए, तो मैं उप मुख्यमंत्री बनाया। तो तब से हम लोग काम ही करते थे। अब बात यह है कि हम लोग क्यों आए। तो 2014 में पवार साहब और कुछ लोगों ने प्रयास किया था कि बीजेपी के कहने पर सब लोग अलग अलग लड़े, क्योंकि बीजेपी शिवसेना था। तो उन्होंने शिवसेना छोड़ी, तो उनके कहने पर हमने कांग्रेस छोड़ी। तो भाई क्यों छोड़ा, अभी हुआ तो फिर आगे क्या। तो फिर आगे फिर गड़बड़ हो गया। फिर जो है बाहर से हम लोगों ने जो है 14 में बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया ना। तो क्यों किया फिर, अच्छा किया तो फिर शुरू रखना है। फिर बीच में और कुछ बोल दिए क्या, और फिर वो फडणवीस घबरा गया, तो उसने उस शिवसेना को फिर से नज़दीक ले लिया। ठीक है। फिर ये तो आपको पता है कि मैं जिस भूमिका में रहता हूँ, वो अगर गवर्नमेंट की है, इस पार्टी में, उस पार्टी में, उसके लिए मैं दिल खोल कर लड़ता हूँ। क्या, तो मैं बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ लड़ता था, मोदी साहब के खिलाफ भी मेरा भाष्य आता था, मैं ना नहीं कहता हूँ। और उसको हमको भुगतना भी पड़ा, 2.5 साल हमको अंदर किया। क्या, मगर आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप दिल्ली से हैं, तो जो महाराष्ट्र सदन, जो 5 स्टार आज एक सदन है गवर्नमेंट का, समझो, उसमें एक नया पैसा तक अभी तक गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को। तो जब कोर्ट में केस चली, सेशन कोर्ट में, तो पूछा गया कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया। तो गवर्नमेंट की जो वकील बोले कि अभी तक एक पैसा नहीं दिया, अभी 12-13 साल के बाद भी। तो
तो फिर भ्रष्टाचार कैसा होगा? तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देगा तब कॉन्ट्रैक्टर कुछ भ्रष्टाचार होगा क्या? ऐसे ही जब इतना सारा 5 स्टार बढ़ा दिया और काम ने पैसा नहीं दिया। तो मेरा केस जो है ना डिस्चार्ज होगा, चला नहीं आगे, डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, छोटे मोटे और कुछ दावे चल रहे तो चल रहे, वो लड़ रहे हैं हम लोग। मगर मैं अंदर था तो 2017 में फिर से 5 दिन ये राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठी और ये तय हुआ कि एनसीपी गवर्नमेंट में जाएगी। और इसमें फिर 5 दिन में ये भी तय हुआ कितने मंत्री, कौन पोर्टफोलियो रहेंगे, खाता कौन सा आएगा, आगे चलकर एमएलए की सीट कितनी मिलेगी, एमपी की सीट कितने मिलेगी, ये वो सब बातें हुई। 5 दिन के बाद जो मैं सुनता हूँ, जो लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं था, कि भाई पवार साहब ने बोले कि हाँ ठीक है अभी सब हो, अब ये करो कि तुम शिवसेना को छोड़ दो। तो बीजेपी बोले यार हम लोग 3 मिल के काम करेंगे ना, इस शिवसेना का जो है हमारे साथ रिश्ता पुराना है, तुम भी आ जाओ, वो भी रहेंगे। नहीं नहीं, तो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं आता। फिर 5 दिन काय के लिए चर्चा किया, तो पहले बोलना था। और तुमने कोशिश तो की बीजेपी के साथ जाने की। फिर 19 में भी जो है मुझे नहीं मालूम, अजित पवार बोल रहे हैं कि इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में जब रिजल्ट आए तो सीधा पूछा और बातचीत हुई दिल्ली में कि तुम शिवसेना को छोड़ो, एनसीपी और ये बीजेपी का गवर्नमेंट बनेगा। तो मोदी साहब या अमित भाई ने पूछा होगा अजित को कि भाई पवार साहब बोल रहे हैं मगर तुम्हारा, तो बोला मैं अजित पवार हूँ, जवान देता हूँ। अब ये सारा हुआ तो उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे को 2.5 साल के झगड़े पर छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो फिर बीजेपी के साथ जाना था इनको, तो फिर एक कांग्रेस और शिवसेना के साथ बातचीत शुरू हो गई। तो फिर अजित पवार ने जाके सुबह सुबह वहाँ शपथ ली और फिर आगे ऐसा ही चला क्या। और फिर आपने पहले बात उनसे की थी इसलिए उन्होंने शिवसेना छोड़ी और फिर उनके साथ जाना था और गए शिवसेना कांग्रेस के साथ। अच्छा बोले ठीक है चलिए। फिर ये शिंदे ज्वाइन होने के पहले गवर्नमेंट फिर से हमारे यहाँ वो बात चली जाने की, ये वो वहाँ से निकले, वहाँ उनके साथ शिंदे जाने के बाद में फिर शुरू हो गया। तो 54 लोगों ने जो है हमारे सारे के सारे एमएलए सिग्नेचर कर दिए कि हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। तो पवार साहब बोले भाई ठीक है तुम जाओ और मैं नहीं आता हूँ, तो इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ पार्टी अध्यक्ष, सुप्रिया बनेगी और तुम लोग तुम्हारा काम करो, मैं नहीं आ सकता। इसलिए पवार साहब ने वो इस्तीफा दिया था बीच में। अब इस्तीफा दिया था तो 3 दिन में वापस लिया, तो फिर जो तय हुआ था वो नहीं हुआ। तो ऐसे कई सारे जो है मसले हैं कि बार बार बीजेपी के साथ बातचीत करना, पीछे हटना, बातचीत करना, पीछे हट। इससे जो है ना, जो मेरी जो है अटकल है कि इससे उनको भी गुस्सा आता था कि भाई ये बार बार हमको फंसाते हैं, जो है क्यों, मतलब फंसा रहे हैं, हाँ बोलते हैं फिर हट जाते हैं। और इसका जो इसकी भुगतान जो हमको करनी पड़ती है, हम जैसे कि हम ही विरोध कर रहे हैं तो डालो इसको तकलीफ, डालो उसको तकलीफ, डालो उसको तकलीफ, अभी क्या करें हम लोग। और जब सबके सब बोल रहे हैं, अजित पवार बोले बस चलो सब लोग, और सब लोग निकले तो मैं बोले चलो अभी मैं पीछे रहकर क्या करूँगा, तो मैं भी आया। तो ये जो है उसका कारण है। तो कहना ये है कि आप जैसे कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं बातचीत करेंगे तो नहीं करना, खत्म। तुम तो कभी इधर बात करो, तुम उधर बात करो, तो इससे जो है ना कि सब लोग जो है गड़बड़ में आ गए। बोले चलो सब लोग। लेकिन जो पवार साहब का हाल ही में बयान आया जिससे काफ़ी सनसनी फैली कि चुनाव के बाद में जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना या तो विलय कर देंगी कांग्रेस में या फिर उनके करीब हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये इशारा खुद उनकी अपनी पार्टी को लेकर भी नहीं था। आपको क्या लगता है, आप इतने साल पवार साहब के साथ में जुड़े रहे हैं, क्या पवार साहब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की फिराक में हैं?
अभी उसके ऊपर दूसरे दिन उन्होंने जो फिर से बयान दे दिया कि भाई हमारी पार्टी तो एक ही जैसे है, गांधी नेहरू को वो मानते हैं, गांधी नेहरू इसका मतलब है हम बने रहेंगे, वो भी बने रहेंगे, साथ में काम करेंगे। अब वो बोलते कि क्षेत्रीय पार्टी जो है विलय होगी। कौन कौन सी पार्टी विलय होगी? तृणमूल कांग्रेस होगी, शिवसेना होगी, ये पटनायक की पार्टी होगी, अखिलेश की पार्टी होगी, आपकी पार्टी होगी, आप पार्टी, कौन सी पार्टी होगी? लालू जी की पार्टी होगी। इधर तेलंगाना में बीआरएस है। कौन विलय कौन करेगा भाई? कांग्रेस के साथ विलय कर, आप बोलेंगे ना कांग्रेस के साथ हाँ मिल जाएंगे, अलायंस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ मिल जाएगी, इसको मतलब अलायंस होगा या उसमें मर्ज कर देंगे। तो दो जो है मीनिंग उसमें से निकल गई। इसलिए जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, अलायंस तो हो सकता है, 2500 पार्टी को अलायंस हो सकता है, मगर मर्ज होना पार्टी में वो कहाँ कौन कौन करेगा? छोटी पार्टी कर भी सकती है, मगर ये सारी पार्टी जो है अलायंस में जाएंगी। मगर जो उन्होंने खुद अब कमाया अपने अपने स्टेट में, वो काहे को सरेंडर करेंगे? एक आखिरी सवाल, आप ओबीसी के एक दिग्गज नेता भी हैं, और जिस तरह से जब ये पूरा मराठा आंदोलन चल रहा था और आपके जो बयान आए, एक तरफ सरकार जो है मराठाओं को प्लेकेट करने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आपके कुछ आक्रामक बयान भी आए। इसके बाद में आपने ओबीसी समुदाय की रैली भी ली। क्या ये कहना सही होगा कि 2014 में गोपीनाथ मुंडे जी के निधन के बाद उनके कद का कोई, उस कद का कोई ओबीसी नेता महाराष्ट्र में सामने नहीं आया था राष्ट्रीय स्तर पर, और वो स्पेस आप भरने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा आप जरा पीछे अगर इतिहास देखेंगे तो गोपीनाथ जी के पहले 91 में मैं मंडल के ऊपर से शिवसेना छोड़ी थी, और जिसकी वजह से मुझे मारने के लिए जो है सब लोग दौड़ रहे थे, याद है आपको? तभी से मैं मंडल लड़ रहा हूँ। और मैंने यहाँ आने के बाद शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनको कहकर जो है ओबीसी को जो मंडल आयोग को इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ अमल में लाने का काम हमने किया। बाद में आगे की जो है लड़ाई में जो है ये हमारे मुंडे साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, ये बात सही है। वो मुझे बड़ा भाई मानते थे और कहते थे कि ओबीसी में हमारा नेता भुजबल है। ये बिल्कुल है, वो एक बड़ी ताकत हमारे साथ आई थी ओबीसी के लिए, और दुर्भाग्यवश जो है वो बहुत जल्दी जो है चल बसे। अब बात यह कि सब चला था, ठीक है, हमको आरक्षण मिला था, हालांकि हमारा आरक्षण पूरा भरा नहीं था, 9.5% ही भरा था, 27% देना था। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 9.5% तक अभी आया है। फिर भी हम बोले चलो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। मगर ये अचानक जो इन्होंने जो शुरू कर दिया, 58 जो है मोर्चे मराठा समाज के लाखों के निकले थे, उनका कहना था अलग से आरक्षण दे दो, तो हमारा उसमें कोई जो है ऐतराज़ नहीं था। तो इसलिए जो है मैं जो पृथ्वीराज चौहान का गवर्नमेंट में मैं था, एक्ट बनाया भाई अलग से, वो नहीं टिका। फिर फडणवीस ने बनाया, मैंने उसको सपोर्ट किया, अलग से बनाया दे दो, वो टिका, सुप्रीम कोर्ट में अटका। तो अब भी जो है जैसे कि नया एक्ट हमने फिर से बनाया और उनको 10% दिया। अब EWS में जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन में 10% में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 8.5%, 10 में से 8.5 मराठा समाज के लोग हैं, भाई वहाँ भी तुम है। फिर 10% और अलग से अब उनको दिया गया है, अब वहाँ भी तुम है। और कुनबी जो मराठा कुनबी सर्टिफिकेट जो है, बैकडोर एंट्री भी बहुत सारे लोग कर बैठे, बहुत बड़ी संख्या में। क्या तुम वहाँ भी आरक्षण का लाभ रहे? तो सभी का सब आरक्षण जो है, वो आरक्षण, वो आरक्षण, ये आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, EWS का आरक्षण, दूसरा 10 सेपरेट आरक्षण, सब आप ही लेंगे। तो दूसरे गरीब लोग क्या करें? मैं किसी जाति के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक वर्ग के लिए लड़ रहा हूँ। वो जरंग एक जाति के लिए लड़ रहा है मराठा, मैं एक क्लास के लिए लड़ रहा हूँ, जिसमें 374 कास्ट जातियाँ महाराष्ट्र में है। जैसे कि घुमंतू भी है, उसमें बहुत सारे हैं, सुतार है, लोहार है,
बंजारा है, माली है, कोली है, आगरी है, बंजारा है, ये धनगर है, शेफर्ड कम्युनिटी, कई सारे लोग हैं। तो इन सब का जो है मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा जो है आरक्षण, हम कुछ मांगने रहे, हमारे बीच में बताओ, तुम लोग अलग आरक्षण ले लो। और उसके ऊपर से उन्होंने जब बीड़ जलाया, पूरा शहर को अंगार का जो लगा दिया, आग लगा दी, एमएलए लोगों के जो है घर जला दिए, एमएलए लोगों के शिक्षण संस्थाएं, पार्टी के ऑफिसेस, ओबीसी लोगों के होटल्स सब जलाए। बाल बच्चों की जो है मरने तक की जो नौबत आई, कैसे भी बच गया। फिर मैं कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, और कोई इतने डर गए कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई कंडेम तो करो, अरे भाई ये गलत नहीं, कोई बात, इतने डर गए सब लोग, छोटे छोटे तो बड़े बड़े लोग कोई बोलने के लिए थे। तो मैंने कहा, तो मैं देखा, अरे मैंने बोले ये नहीं मैं चलने दूंगा। और फिर मैं जो है बयान दे दिया। 16 नवंबर को, एक दिन पहले, मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया मिनिस्ट्री का, और 17 नवंबर को मैं उसी अम्बड़ में जहाँ ये सब चला था, उस जो नज़दीक, वहाँ जाके जो है ओबीसी की बड़ी लाखों लोगों की रैली ले ली। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, 2006-07 में मैंने रामलीला मैदान में ओबीसी की रैली ली थी, पूरा मैदान भरा था। शायद ये मालूम होगा आपको, 2007-08 में गांधी मैदान पटना का मैंने भरा हुआ था 7 लाख लोगों का। तो तब से मेरा काम शुरू है, और आज तक अब इतना मैं काम करता हूँ, तो ओबीसी के लिए मैं चुप कैसे बैठूंगा। तो इसलिए जो है मेरा झगड़ा है कि भाई तुम अलग से ले लो। उसका क्या कहना है कि नहीं हमको ओबीसी में ही दो, इतना देने के बावजूद। अब देखो क्या करूं मैं, करूं तो करूं क्या, बताओ आप। तो ये सारी जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनमें बहुत गरीब है, 374। क्या मैं उसको ऐसे ही रास्ते पे छोड़ दूं? इसलिए मेरा जो भी पॉलिटिकल जो भविष्य होगा वो होगा, मैं उसके लिए जो है फिक्र नहीं करता हूँ। मैंने कहा कि भाई चलो मैं ओबीसी के लिए तो लड़ूंगा, और फिर हार जीत तो देखिए, लड़ना हमारा काम है, हम लड़ेंगे। जी भुजबल साहब, इस बेबाक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसी बातें थी जो पर्दे के पीछे थी, जिसका आपने आज खुलासा किया इस बातचीत में। लोगों के जहन में कई सारे सवाल थे जिनके आपने उत्तर दिए। एनडीटीवी से इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी नासिक।